इस कहानी के पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि कैसे अध्यांश अस्वी के सो जाने के बाद उसे अपने मन की बात बताता है। इससे तो यह पता चलता है कि अध्यांश विलन नहीं है। आगे पढ़ते हैं इस कहानी को। यह इन 5 सालों में क्या हुआ, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। मैं पूरी जिंदगी इस सफ़र में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने दिए आंसुओं से भी ज़्यादा खुशी देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं ही वह शख्स हूँ जिसकी वजह से आपको मुझसे नफरत हुई है, लेकिन अब मैं उस नफरत को मिटाकर तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर सुबह तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर हो और रात भी तुम्हें अपनी बाहों में भरकर। पिछले 5 वर्षों में आपने जो परेशानियाँ झेली हैं, जो दर्द सहा है, मैं उसे मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज से इसी क्षण से यह देखना मेरी जिम्मेदारी है कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। अध्यांश ने अस्वी को वो सारी बातें बताईं जो वह उसके जागते हुए कभी नहीं कह सकता। अस्वी नहीं सुन रही थी अध्यांश की बात, लेकिन ड्राइवर जरूर सुन रहा था। उसके बॉस की ऐसी बातें उसके लिए आश्चर्य थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वह अध्यांश के लिए काम कर रहा था और इन सभी वर्षों में उसने कभी भी अपने बॉस को काम से बाहर बोलते हुए नहीं सुना था। किसी लड़की से बात करना तो दूर की बात थी, लेकिन आज वह एक लड़की के लिए इस तरह की बातें कर रहा था, और वो भी प्यार से। ड्राइवर के लिए यह नज़ारा वाकई चौंकाने वाला था, लेकिन अध्यांश से वह इतना डरते थे कि वह कुछ बोल न सके। इसलिए उसने अपनी ड्राइविंग पर फोकस किया। 2 घंटे की यात्रा के बाद अध्यांश की कार उसके फार्म हाउस पर रुकी। ड्राइवर ने अपने बॉस के लिए दरवाज़ा खोला तो अध्यांश अस्वी को गोद में लिए हुई कार से बाहर आए, लेकिन वह अस्वी को इस तरह नींद में अपने घर में नहीं ले जाना चाहता था। इसलिए उसने अस्वी के गाल को थपथपाकर उसे जगाया। उठो जान। अध्यांश के गालों को थपथपाने और उसके प्यार भरी आवाज़ सुनकर अस्वी ने अपनी आंखें खोली, लेकिन कल का 6 घंटे लंबा ऑपरेशन, ऊपर से आज सुबह जल्दी उठकर आज का करवा चौथ का निर्जला व्रत पूरा किया, उसमें उसका शरीर आराम चाह रहा था। इसलिए उसकी आंखें आधी ही खुली और वह फिर सो गई। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह अध्यांश की बाहों में है। अस्वी और अध्यांश के आने से पहले अजर्व फार्म हाउस पहुंच गए, क्योंकि अध्यांश ने उन्हें पहले ही कुछ तैयारी करने के लिए कहा था। अजर्व ने पहुंचकर अपने तरीके से सारी तैयारियां की। जैसे ही अध्यांश अस्वी के साथ दरवाजे पर पहुंचा, अजर्व ने कुंक से भरा बर्तन दरवाजे के सामने रख दिया और सफ़ेद बोर्ड उसके बगल में रख दिया। अस्वी अभी भी सो रही थी, इसलिए अध्यांश ने उसे उठाया और उसके पैर पकड़ उसके बगल में रखे सफ़ेद बोर्ड पर उसकी छाप लगा दी और अस्वी के कान में धीरे से कहा कि कोई सुन न सके, घर में स्वागत है वाइफ। अध्यांश ने अस्वी को अपने बाहों में उठाया और अजर्व को बोर्ड लेने का इशारा करते हुए अपने मास्टर बेडरूम में ले गए। बेडरूम में पहुंचकर अध्यांश ने धीरे से अस्वी को बिस्तर पर लिटा दिया, उसे कंबल से ढक दिया और उसके माथे पर प्यार से किस कर फ्रेश होने चले गए। फ्रेश होने के बाद अध्यांश बेडरूम से बाहर निकले और नीचे हॉल में आ गए और कुक से रात के खाने के लिए अस्वी के पसंद का खाना तैयार करने को कहा, क्योंकि वह आज उपवास में थी। अध्यांश को पता चला कि आज अस्वी ने करवा चौथ का व्रत रखा है, तो उन्होंने अजर्व को उनकी सारी तैयारी करने को कहा और खुद लाइब्रेरी में चले गए। शाम ढलने पर जब अस्वी की आंख खुली तो वह खुद को एक अनजान कमरे में पाकर कुछ देर के लिए चौंक गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसे याद आया कि दोपहर को वह अध्यांश के साथ उसके फार्म हाउस जाने के लिए हॉस्पिटल से निकली थी और उसके बाद गाड़ी में जो कुछ हुआ उसे याद आया। यह याद करके कैसे वह अध्यांश की गोद में बैठे बैठे सो गई थी, उसे खुद पर गुस्सा आया, लेकिन जो होना था हो गया। अब इसमें कोई बदलाव तो होगा नहीं, तो पछताने से क्या फ़ायदा। अस्वी बिस्तर से नीचे उतरने के लिए उठ बैठी, लेकिन उसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला और अध्यांश अंदर आए। अस्वी को जागते देख अध्यांश तेजी से उसके पास गए और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से पूछा, मिसेज राजवंश, क्या आपको अच्छी नींद आई? अस्वी को खुद को मिसेज राजवंश कहलाना पसंद नहीं था। वह चिढ़ते हुए कहती हैं, मेरा नाम मिसेज राजवंश नहीं अस्वी है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरे नाम से बुलाएं।
इसलिए मुझे राजवंश कहना बंद करें। भले ही तुम गुस्सा हो या चिढ़ जाओ, पर सच नहीं बदलेगा। अध्यांश ने अस्वी के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए प्यार से जवाब दिया, इससे बात करना ही बेकार है, यह केवल अपने बारे में सोचेगा। तो अस्वी बेटा, उसके साथ बात करके अपना समय बर्बाद मत करो। अध्यांश का जवाब सुनकर अस्वी ने मन ही मन कहा और फिर अध्यांश के सामने बैठ गई। अस्वी की क्यूट हरकतें अध्यांश को खूब हंसाया, लेकिन उसने तुरंत अपनी मुस्कान छुपा ली और अस्वी का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, जान जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। अध्यांश का खुद को जान कहना, अपने घर को अस्वी का घर कहना, इन सब ने अस्वी के दिल में एक अलग ही भावना पैदा कर दी और टुकुर टुकुर उन्हें देखने लगी। लेकिन तुरंत अपने विचारों और दिल में पैदा हुए भावनाओं को झटकते हुए अस्वी बिस्तर से नीचे उतरी और वॉशरूम चली गई। अध्यांश वहीं बिस्तर पर बैठ गए और अस्वी का इंतजार करने लगे। 10 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अस्वी बाहर आई। सोने के कारण उनके बाल बिखरे हुए थे। अस्वी जैसे ही बाहर आई, अध्यांश ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया। अस्वी यह सब आश्चर्य से देख रही थी। अध्यांश ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी कंघी उठाई और अस्वी का बाल संवारने लगे। अस्वी के लिए अध्यांश के ये रूप वाकई हैरान करने वाला था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी ने शादी के बाद बिना किसी गलती के उसे छोड़ दिया, वह उसके लिए ऐसा कुछ कर सकता है। अस्वी ड्रेसिंग टेबल के शीशे में ऐसे ही उसे देखती रही। अस्वी के बाल को सीधा करने के बाद अध्यांश ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर निकाल अस्वी की मांग में डाल दिए, जो चेहरा धोने के कारण धुल गया था। जब अध्यांश ने ऐसा किया तो अस्वी की आंखें अपने आप चमक उठी। अध्यांश ने अस्वी को पकड़ उसे फार्म हाउस दिखाने के लिए कमरे से बाहर ले आए। फार्म हाउस 2 मंजिला था। एक हॉल, किचन, मंदिर, जिम, गेस्ट रूम। पहली मंजिल पर अध्यांश का मास्टर बेडरूम, लाइब्रेरी, स्टोर रूम और 4 अन्य कमरे थे और दूसरी मंजिल पर एक छत। फार्म हाउस के बाहर एक खुला और बड़ा मैदान भी था, जिसमें पार्किंग, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, गार्डन आदि बने हुए थे। अध्यांश को पहले से ही पता था कि अस्वी ने आज करवा चौथ का व्रत किया है, ताकि उसे थकान न हो, इसलिए उसने उसे बेडरूम से बाहर निकलते ही अपने बाहों में उठा लिया। अध्यांश की ऐसी हरकतों से नाराज हुए अस्वी, लेकिन साथ ही उसे शर्म भी आ रही थी। शर्म के मारे उसका चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया और उसने अध्यांश से अपना मुंह छिपा लिया और गिरने से बचने के लिए उसने अपने दोनों हाथ अध्यांश के गर्दन के चारों ओर लपेट लिए। अस्वी के चेहरे पर शर्म की लाली देखकर और इस तरह उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटने से अध्यांश के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। अध्यांश अस्वी को सबसे पहले मंदिर में ले गए, जहाँ राधा कृष्ण की बड़ी संगमरमर की मूर्ति थी, जिसके एक तरफ भगवान शिव और पार्वती माता थी और दूसरी तरफ भगवान राम और माता सीता जी की छोटी सी मूर्ति थी। पूरे मंदिर को सफ़ेद रंग से रंगाया गया था। शाम का समय था, इसलिए अध्यांश ने अस्वी के साथ शाम की आरती की। मंदिर के बाद किचन और फिर जिम हॉल में खड़े होकर अध्यांश ने अस्वी को यह भी बताया कि कितने कमरे हैं और वहां से सीधे छत पर ले गया। पूरा फार्म हाउस देखने के बाद अस्वी को एहसास हुआ कि फार्म हाउस की हर चीज़ उसकी पसंद की है, जो उसके लिए आश्चर्य की बात थी। जब दोनों छत पर पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। आसमान में अंधेरा छा गया था और चांद निकलने ही वाला था। चूँकि फार्म हाउस शहर के बाहर था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। मौसम में एक शांति थी, जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली। अस्वी छत पर आकर बहुत खुश हुई। यहाँ का माहौल उसके मन को शांति दे रहा था। छत पर आकर अध्यांश ने अस्वी को नीचे उतार दिया। अस्वी धीरे से छत के किनारे तक चली गई और फिर अपनी दोनों बाहें फैलाकर आंखें बंद करके ठंडक का आनंद लिया। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आज अध्यांश को अच्छा महसूस हो रहा था। इस तरह अस्वी को देखकर अच्छा लगा और वह भी अस्वी के पास आकर खड़े हो गए। अस्वी आंखें बंद करके खड़ी थी, जबकि अध्यांश एकटक उसकी ओर देख रहे थे। अध्यांश ने अस्वी को कुछ पल के लिए वैसे ही रहने दिया और फिर धीरे से अपना चेहरा उसके कानों के पास ले जाकर उससे पूछा,
तुम्हें अपना नया घर कैसा लगा स्वीटहार्ट? अध्यांश की सांसों को अपने ऊपर महसूस कर अस्वी को थोड़ा अजीब लगा और वह तुरंत अध्यांश से दूर चली गई। अरे तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। इधर आओ, मेरे पास आओ। यह कहते हुए अध्यांश ने अस्वी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब ले आया और उसे अपने सामने ले जाकर पीछे से पकड़ लिया और अपने हाथ उसके पेट पर और जॉ लाइन उसके कंधों पर रख दी। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। मैं तुमसे दोपहर में कहा था कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। अध्यांश ने खड़े होकर अस्वी के गाल को अपने होठों से छुआ और प्यार से कहा। अध्यांश के ऐसा करते ही अस्वी का शरीर कांपने लगा, क्योंकि आज से पहले कभी कोई आदमी अस्वी के इतना करीब नहीं आया था। कॉलेज में भी उन्होंने कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया। क्या हम नीचे चलें? अध्यांश ने अस्वी की घबराहट देखकर पूछा। कहते हुए अस्वी ने खुद को राजवंश की पकड़ से छुड़ाकर नीचे जाने के लिए कदम उठाया, लेकिन कल की थकान और आज का निर्जला उपवास, जिसके चलते कुछ कदम चलने के बाद अस्वी को चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। अस्वी के जाने के बाद भी अध्यांश वही खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही उसने आवाज़ सुना पीछे मुड़कर देखा कि अस्वी जमीन पर बेहोश पड़ी है। अस्वी को इस तरह बेहोश देखकर अध्यांश के दिल में घबराहट होने लगी। वह दौड़ता हुआ अस्वी के पास आया और बिना एक पल रुके उसे अपने बाहों में ले लिया। अस्वी को बाहों में उठाकर अध्यांश अपने बेडरूम में ले आए और बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लिटाते ही उसने सिरहाने के पास रखी मेज पर पानी का जग उठा लिया और उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर अस्वी के ऊपर छिड़क दिया। पानी के छींटे पड़ते ही अस्वी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अस्वी की आंखें खुलते ही अध्यांश की जान में जान आई और अस्वी को झट से कसकर गले लगा लिया। उसके स्पर्श से अस्वी डर गई। तुम ठीक हो ना जान? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बोलो, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? डॉक्टर को बुलाऊं? अध्यांश ने अस्वी से सवाल पूछता रहा, लेकिन अस्वी ने कोई जवाब न दिया। अध्यांश को अपने लिए इतना डरा हुआ देखकर वह एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और धीरे से अध्यांश को अपने से दूर किया और बस इतना कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह इतना बोली कि उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी, जहाँ आसमान में चौथी चांद चमक रहा था। चांद को देखने के बाद उसकी नज़र अपने आप ही सामने बैठे अध्यांश पर चली गई। अध्यांश ने बस यही कहा और जग से एक गिलास पानी लेकर गिलास अस्वी के मुंह में लगा दिया। अस्वी पहले तो हैरान रह गई, लेकिन कहीं न कहीं अस्वी को भी अध्यांश का उसका ख्याल रखना, चिंता करना सब कुछ पसंद था। अस्वी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अध्यांश के हाथों से पानी पिया। पहले चांद देखना, फिर अध्यांश और अंत में उसके हाथ से पानी पीना। आज इतने सालों में पहली बार उसका व्रत पूरा हुआ। जैसे ही अस्वी ने पानी पिया, अध्यांश ने उसे फिर से अपने बाहों में उठा लिया और कमरे से बाहर ले आए। तुम मुझे इस तरह क्यों उठाते रहते हो? भगवान ने मुझे पैर दिए हैं, मैं चल सकती हूँ, तो कृपया मुझे नीचे उतार दीजिए, क्योंकि मुझे तुम्हें इस तरह अपनी बाहों में पकड़ना अच्छा लगता है। इसलिए अब बिना कुछ कहे चुप रहो। अध्यांश ने अस्वी के नाक से नाक रगड़कर जवाब दिया। अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अस्वी ने भी आगे कोई बहस करने के बजाय सीधा पूछ लिया। बहस करके अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। कोई भी आपके चेहरे को देखकर बता सकता है कि आप में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। अगर आप ज़्यादा बातें करेंगे या 2 कदम भी चलेंगी तो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। अध्यांश ने कहा, अंधेरा हो गया है, अब मुझे अपने घर जाना है। अस्वी अध्यांश के अजीब व्यवहार से तंग आ गई थी, इसलिए उसने सीधे घर जाने के लिए कहा। हाँ, यह तुम्हारा घर है ना? अध्यांश ने भी उसी तरह कहा। नहीं, यह घर तुम्हारा है। मेरे घर का मतलब न्याल का घर जाना है। अस्वी ने भी बिना डरे कहा। अध्यांश को यह पसंद नहीं आया कि अस्वी न्याल के घर को अपना घर कहे। उसे अस्वी पर गुस्सा भी आया, लेकिन फिलहाल अस्वी उनका गुस्सा झेलने की हालत में नहीं थे, इसलिए उसने गुस्से पर काबू कर लिया, लेकिन अस्वी को कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, पहले खा लो, फिर मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। इस तरह बातों बातों में अध्यांश अस्वी को डाइनिंग टेबल पर ले आकर और टेबल के बीच वाली कुर्सी पर बैठा दिया। अध्यांश जो कुछ भी कर रहे थे,
अस्वी बस उसे देख रही थी। अध्यांश ने सेब को खाना डाइनिंग टेबल पर रखने को कहा और खुद अस्वी के पास जाकर बैठ गया। अध्यांश ने खुद अस्वी के लिए खाना परोसी। अस्वी को अपने मनपसंद खाना देखकर मुंह में भी पानी आया, लेकिन फिर भी अस्वी ने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि हर साल वह अगली सुबह सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलती थी। अस्वी ने खाने से इनकार किया, लेकिन अध्यांश भी जिद्दी थे। उसने उनका मुंह पकड़कर खोला और खाना उसके मुंह में डाल दिया। खाना खिलाने के बाद वह खुद रसोई में गया और उसके लिए ड्राई फ्रूट का दूध लेकर आया और उसके सामने बैठकर उसे दूध दिया। अब तुम्हारी जिद खत्म हो गई है तो प्लीज़ मुझे अब मेरे घर छोड़ दो। पहली बात यही कि आपका घर नहीं है वह, और यह आपका घर है जहाँ आपके पति रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज रात बस वहाँ रहेंगी, मैं कल आपको वहाँ से ले जाऊँगा, और वो भी हमेशा के लिए, अध्यांश ने गंभीर होते हुए कहा। और अस्वी की बातें सुने बगैर वह कार की चाबी लेने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। अध्यांश को जाते देख अस्वी चुप नहीं रही और अध्यांश को सुनाने के लिए जोर से बोली, सपने देखते रहो। और बिना रुके फार्म हाउस से बाहर आई और मेन गेट से भी बाहर निकल गई। जब अध्यांश हॉल में वापस आए तो उन्हें अस्वी कहीं न दिखी। जब वह कहीं नजर नहीं आई तो उसने अस्वी को ढूंढने लगा, लेकिन अस्वी पहले ही जा चुकी थी। जब अस्वी कहीं ना दिखी तो अध्यांश ने तुरंत चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाया और उससे अस्वी के बारे में पूछा। जवाब में गार्ड्स ने बताया कि मेन गेट से बाहर खड़ी है, यह लड़की मुझे गुस्सा दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अध्यांश ने खुद से कहा और तेजी से पार्किंग में चले गए और गाड़ी लेकर फार्म हाउस से निकल गए। मेन गेट के बाहर खड़ी अस्वी पर कार की लाइट की रोशनी पड़ी तो उसकी नज़र मेन गेट के बगल में लगे नेम प्लेट पर पड़ी। नेम प्लेट पर फार्म हाउस का नाम पढ़कर अस्वी हैरान रह गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके मन में यही विचार आने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब अध्यांश उसके पास आया और हॉर्न बजाया तो हॉर्न की आवाज़ से अपनी सोच से बाहर आई। अध्यांश ने उसके साइड का दरवाज़ा खोला और अस्वी कार में बैठ गई। अस्वी के बैठते ही अध्यांश ने कार निहाल के घर की ओर बढ़ा दी, लेकिन अस्वी का ध्यान अभी भी उस नेम प्लेट पर था। जब तक नेम प्लेट दिखना बंद न हुआ अस्वी उसे देखती रही। कार में बैठने के बाद अस्वी को इस तरह चुप बैठा देख अध्यांश को भी अजीब लगा और तभी उसने अस्वी की नज़रों का पीछा किया। तब उसे पता चला कि अस्वी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन अध्यांश ने उस नेम प्लेट के बारे में अस्वी से कुछ नहीं बताया और इंतज़ार करने लगा कि कब अस्वी उससे इस बारे में सवाल करेंगी। निहाल का घर फार्म हाउस से 1.5 घंटे की दूरी पर था। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया, लेकिन अस्वी ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने ही ख्यालों में खोई रही। अध्यांश को उसका इस तरह चुप रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने दाहिने हाथ से कार का स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और अपने बाएं हाथ से अस्वी का दाहिना हाथ पकड़ लिया और अपनी उंगलियों को उसके साथ मिला लिया। अध्यांश के हाथ लगते ही अस्वी अचानक उसके ख्यालों से बाहर आ गई और अध्यांश को देखने लगी, लेकिन अध्यांश उनकी तरफ नहीं देख रहा था। अस्वी के मन में जो सवाल थे, अगर उन्हें उन सवालों का जवाब ना मिला तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सर फट जाएगा। इसलिए उसने अध्यांश से पूछने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसका फ़ोन बज उठा। अस्वी ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर नज़र डाली और वह निहाल का नाम देखा। निहाल का नाम पढ़ते ही अस्वी ने फ़ोन उठाया। परी, तुम कहाँ हो और तुम कब घर आओगी? फ़ोन उठाते ही निहाल ने सामने से पूछा। रास्ते में हूँ, बस पहुँच रही हूँ। आराम से आओ, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो, बट मेरे लिए इतना चिंता मत करो कि मुझे तुम्हारी आदत हो जाए। निहाल को अपनी चिंता करते देख अस्वी के चेहरे पर भी वही मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए निहाल से बात करने लगी। अध्यांश अस्वी के बगल में बैठे थे, इसलिए वह उन दोनों की बातें सुन सकता था। निहाल पर उसे गुस्सा भी आ रहा था और ऊपर से अस्वी की मुस्कुराहट ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। कैसे मुस्कुराकर बातें कर रही है, और जब मुझसे बातें करनी होती हैं तो मैडम हमेशा गुस्से में रहती हैं। मेरे सामने हंसने से तकलीफ़ होती है और अपने दोस्त के सामने हंसने से नहीं होती। तुम एक बार घर आओ, फिर मैं तुम्हें देख लूँगा जान। गुस्से में अध्यांश खुद से बातें कर रहा था।
10 मिनट बात करने के बाद अस्वी ने फ़ोन रख दिया। जान, तुम क्या जानना चाहती हो? जैसे ही अस्वी ने फ़ोन रखा, अध्यांश ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में कोई सवाल है? अस्वी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अध्यांश को उसके मन की बात बताने से पहले ही कैसे पता चल गया। उसे समझ नहीं आया कि ये शख्स सच में इंसान है या भगवान। मेरी तारीफ करना बंद करो, पहले बताओ कि तुम क्या जानना चाहती हो। अस्वी को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर अध्यांश ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया, जिसे अस्वी ने फ़ोन पर बात करते समय छोड़ दिया था। अध्यांश के स्पर्श से अस्वी को कुछ अलग महसूस करा गया और उसने अध्यांश की ओर देखा। अस्वी को इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखकर अध्यांश ने अपनी भौहें उठाई और उसे इशारा किया। वो फार्म हाउस का नाम अस्वी ने अध्यांश से हिम्मत कर पूछा, क्योंकि वह उससे पूछने में झिझक रही थी। इसलिए उसने पूरा सवाल नहीं पूछी जो वह पूछना चाहती थी। आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपने फार्म हाउस का नाम आपके नाम यानी अस्वी के नाम पे क्यों रखा? अध्यांश ने खुद ही अस्वी से पूछा, जिसके जवाब में अस्वी ने हाँ में गर्दन झुका ली। सिर्फ शिमला का फार्म हाउस ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में मेरी जो भी हवेलियाँ हैं और फार्म हाउस है, उनके नाम तुम्हारे नाम पर रखे हैं। अध्यांश से ये जानकर अस्वी सचमुच हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति उससे नफरत करता था, वो अब हर हवेली और फार्म हाउस पर उसका नाम क्यों लिखवाया। उस पल अस्वी को अध्यांश की आंखों में अपने लिए नफरत की जगह प्यार नजर आया, लेकिन यह केवल उसका भ्रम है। यह सोचकर अस्वी ने यह विचार अपने मन से निकाल दिया। लेकिन क्यों? अस्वी ने तुरंत अध्यांश से दूसरा सवाल पूछा। क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरे जीवन की पहली लड़की हो जिससे मुझे प्यार हुआ है, जो मेरी ज़िंदगी बन गई है, जिसके आंसू मुझे दर्द और परेशानी देती हैं और जिसकी हल्की सी मुस्कान मुझे खुशी देती है। अध्यांश ने अस्वी से अपने दिल की बात कही और अस्वी का हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया। जो प्यार अस्वी कुछ देर पहले अध्यांश की आंखों में देखा था, वही प्यार उन्हें अध्यांश की बातों में महसूस हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी एक समय उससे इतनी नफरत करता था, इतना कि उसने अस्वी की इज्जत की परवाह किए बिना उससे जबरन शादी कर ली और शादी के दूसरे मिनट ही उसे ऐसे लोगों के ऐश के लिए छोड़ दिया, आज उससे इस हद तक प्यार करने लगा है। शायद उनका प्यार अब पुरानेपन की सारी हदें पार कर चुका है। लेकिन इन सभी विचारों के ऊपर अस्वी ने सवाल करना शुरू कर दिया कि ऐसा क्या हुआ अचानक नफरत प्यार में बदल गई। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अध्यांश को जैसे अस्वी के मन में चल रहे विचारों के तूफान का पता था, लेकिन क्यों? अभी क्यों नहीं? सोच में डूबी अस्वी ने अध्यांश से पूछा। क्योंकि अब आप मिस्टर मेहरा के घर पर पहुंच गए हैं। लेकिन अध्यांश ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया और बात को आगे ना बढ़ाकर अधूरा छोड़ दिया। अस्वी को उसकी बात में शरारत समझ आ गई, इसलिए उसने अपनी ओर का दरवाज़ा खोला और तेजी से कार से बाहर निकल गई। लेकिन अध्यांश को अस्वी का इस तरह उससे दूर जाना अच्छा नहीं लगा। तभी वह खुद भी तेजी से कार से बाहर निकला और अस्वी के घर के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी तरफ कर उसके सामने खड़ा हो गया। इतनी जल्दी में हुआ कि अस्वी का हाथ अध्यांश के कंधे पर और अध्यांश का हाथ अस्वी की कमर पर था। क्या कर रहे हो? यह हमारा घर नहीं है, कोई देख लेगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। अध्यांश की इस हरकत से अस्वी डर गई और घबराहट में उसे यह भी एहसास न हुआ कि उसने अनजाने में अध्यांश के घर को अपना घर कह दिया है। अध्यांश को भी अस्वी का इस तरह अपना घर बुलाना अच्छा लगा और इसलिए उसने अस्वी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपने करीब कर लिया। दोनों के बीच हवा जाने तक का गैप न था। उसकी नाक भी एक दूसरे के नाक को छू रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई देखता है या नहीं, अध्यांश ने अस्वी की नाक पर अपनी नाक रगड़ते हुए नशीली आवाज़ में कहा। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। कहीं न कहीं अस्वी भी अध्यांश के प्यार से पिघलने लगी थी। अध्यांश ने गुड नाइट कहा और अस्वी का माथा चूम लिया।
इस एहसास से अस्वी की आंखें बंद हो गईं और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जब अध्यांश की नज़र बंद आंखों और उसकी मुस्कुराहट पर पड़ी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और एक पल भी इंतजार किए बिना उसने तुरंत अस्वी की बंद आंखों को चूमा। उसके बाद उसके दोनों गालों को और अंत में उसकी नज़र उसके होठों पर जा ठहरी, लेकिन अध्यांश अस्वी की इच्छा के बिना कुछ नहीं करना चाहता था। उसके होठ से नज़र हटा और एकटक अस्वी को देखने लगा। अध्यांश ने कोई हलचल ना की तो अस्वी ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वह कुछ समय पहले का सोच वह परेशान हो गई, लेकिन अध्यांश को उसकी परेशानी का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसने कुछ और ही सोच लिया और बोला, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने इस तरह गुड नाइट कहा। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। बेहतर होगा कि तुम समझ लो कि मैं तुम्हें कभी भी वह नहीं करने दूंगी जो तुम चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अस्वी ने सीरियस होकर अध्यांश से कहा, अच्छा, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, बस मुझे बताओ कि मेरा पूरा नाम क्या है। अध्यांश को पहले ही पता चल गया था कि अस्वी क्या छुपाना चाहती हैं, इसलिए वह भी अस्वी को परेशान करने के मूड में आ गए। अध्यांश के सवाल ने अस्वी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सच है, मैं इनका नाम नहीं जानती और कैसे जान सकती हूँ? नहीं तो इसने मुझे शादी से पहले अपने बारे में कुछ बताया था और शादी के बाद अपनी शादी के दिन को याद करते हुए अस्वी खुद को अध्यांश की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अरे अरे, क्या हुआ जान मेरी? अगर तुम मेरा नाम नहीं जानती तो मैं तुम्हें बताऊंगा। प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो, इससे मुझे दुख होता है। अध्यांश ने अस्वी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। ठीक वैसे ही जैसे आपने मुझे पहले छोड़ा था। अस्वी असल में अध्यांश की हरकतों से गुस्सा थी और अपने गुस्से और नफरत में उसे यह भी एहसास न हुआ कि उसने अपनी बात से अध्यांश को चोट पहुंचाई है। अस्वी की बातें उसके दिल को दुखा रही थी। उसका मन उदास हो गया। अस्वी ने कहा कि उसे उसकी वजह से उसे जो दर्द हुआ और परेशानी हुई उसकी तुलना में उसकी परेशानी कुछ नहीं है। दोबारा उसके नाम से अपना नाम ना जोड़ें। अस्वी रैना हूँ बस मैं। अध्यांश उसके कान के करीब जाकर कहा, गलत, आपका नाम अस्वी रैना नहीं बल्कि मिसेज अस्वी अध्यांश है। इससे यह बेहतर होगा कि आप कहे आपका नाम मिसेज अस्वी अध्यांश सिंह वंश है। अध्यांश ने मैन्युअली रूप से दोनों का नाम एक साथ लिया ताकि अस्वी को उसका पूरा नाम पता चल सके। अस्वी को अध्यांश का खुद को मिसेज अध्यांश कहलाना पसंद नहीं आया, इसलिए वह गुस्से में उसे घूरने लगी। अस्वी की आंखों में गुस्सा देख अध्यांश ने आगे उनके साथ मजाक करना ठीक न समझा। उसे और कुछ कहे बिना उससे बस इतना कहा, ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे भी हमारे पास बहुत समय है। आखिरकार अब से हम हमेशा के लिए एक साथ रहने वाले हैं। क्या आपका काम हो गया? अगर हो गया है तो मुझे छोड़ दो, मुझे नींद आ रही है, अस्वी ने गुस्से में कहा। जवाब में अध्यांश ने एक बार फिर अस्वी के माथे को प्यार से चूमा और उसे अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। अध्यांश की पकड़ से छूटते ही अस्वी मेहरा हवेली के अंदर भाग गई। शाम को निहाल अपना सारा काम खत्म करके घर आया। आने के बाद उन्हें अपने माता पिता को लाइफ केयर हॉस्पिटल के साथ अपने हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया और कहा कि अस्वी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6 महीने के लिए बेंगलोर जा रही हैं। मिस्टर और मिसेस मेहरा यह सुनकर बहुत खुश हुए कि उनका हॉस्पिटल भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी उदासी में बदल गई जब उसने सुना कि अस्वी 6 महीने के लिए उनसे दूर रहने वाली हैं। भले ही अस्वी उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन जब से निहाल उसे घर लाया था, मिस्टर और मिसेज मेहरा का उससे गहरा लगाव हो गया था और अस्वी पिछले सालों में कभी भी उन लोगों से दूर नहीं गई। यहाँ तक कि भले ही उसे ऑपरेशन के लिए दूसरे शहर जाना पड़े, वह अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाती थी। और अब अचानक मिसेज मेहरा की आंखें इस ख्याल से भर आईं कि अस्वी 6 महीने के लिए उनसे दूसरे शहर दूर रहने वाली हैं। वहीं मिस्टर मेहरा भी उदास हो गए। निहाल को अपने मम्मी पापा को अस्वी के प्रति इतना इमोशनल होता देखकर आश्चर्य हुआ।
साथ ही खुशी भी। लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए न्याल ने अपने माता पिता को अस्वी को जाने देने के लिए मना लिया, क्योंकि यही बात भविष्य में उनके हॉस्पिटल और अस्वी के कैरियर के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होंगी। न्याल के समझाने के बाद आखिरकार मिस्टर और मिसेज मेहरा मान गए। आज न्याल जल्दी घर आ गया, इसलिए वो अपने लाइब्रेरी में चला गया। डिनर के समय मिसेज मेहरा की आवाज़ सुनकर न्याल स्टडी रूम से बाहर आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वहाँ उसने डाइनिंग टेबल पर अस्वी को नहीं देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। न्याल को पता था कि अस्वी का उपवास है, लेकिन भले ही अस्वी खाना चाहे या ना खाए, डिनर के समय वह डाइनिंग टेबल पर मौजूद होती थी। लेकिन आज वह वहाँ नहीं थी, इसलिए उसने अपनी माँ से अस्वी के बारे में पूछा। जवाब में उनकी माँ ने कहा कि अस्वी अभी तक घर नहीं आई। यह जानकर कि अस्वी अभी तक घर नहीं आई है, न्याल ने तुरंत उसे फ़ोन किया, जहाँ फ़ोन पर बात करते समय उसे पता चला कि वह रास्ते में है और वो आधे घंटे में घर पहुँच जाएंगी। लेकिन न्याल को नहीं पता था कि अस्वी अकेली नहीं है। अस्वी को आने में देर हो जाएंगी। यह जानकर न्याल ने रात का खाना खाने के बाद अपने माँ पापा के सोने के लिए उसके कमरे में भेज दिया और भी वहाँ से कमरे में आ गया। न्याल कमरे में आया, लेकिन उसे नींद ना आ रही थी, तो वह अपने कमरे की बालकनी में आ गया और वहाँ रखी कुर्सी पर बैठ गया। बालकनी में आकर बैठने के 25 मिनट बाद एक कार उसकी हवेली के सामने रुकी। कार की फ्लैश लाइट की वजह से न्याल उठा और उसने अस्वी को कार से बाहर निकलते देखा। अस्वी को देखकर उसके मन को शांति मिली, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र कार के ड्राइवर साइड पर पड़ी, क्योंकि उस तरफ का दरवाज़ा खोलकर अध्यांश बाहर निकला। न्याल के लिए यह चौंकाने वाली बात थी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन इतनी रात को एक लड़की को छोड़ने आएगा, और उसके बाद की बातें और भी अधिक चौंकाने वाली थीं। अस्वी का हाथ पकड़ उसने अपने पास लाना, उसे कमर से पकड़ना, बिना किसी विरोध के अस्वी को बाहों में पकड़कर खड़े रहना, अस्वी के माथे, गालों और आंखों पर किस करना, यहाँ तक कि अस्वी की आंखें बंद करना और उन लम्हों में खो जाना, यह सब न्याल ने देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो सच था। न्याल ने उन दोनों की बातें नहीं सुनी, लेकिन अस्वी और अध्यांश की नज़दीकियाँ देखकर न्याल को एहसास हुआ कि अस्वी की ज़िंदगी में अभी भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में वो नहीं जानता। लेकिन आज उसने फैसला किया है कि वो अस्वी से उसके और अध्यांश के रिश्ते के बारे में पूछेगा। तभी जैसे ही न्याल ने अस्वी को अंदर आते देखा, वह भी अपने कमरे से बाहर चला गया और हॉल में नीचे आ गया। अस्वी घर में आई और तुरंत अपने कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन न्याल की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। परी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाती हूँ। अस्वी ने न्याल की बात का जवाब दिया और किचन में जाने लगी, लेकिन न्याल ने तुरंत उसे किचन में जाने से रोकते हुए कहा, तुम यहाँ थक कर आई हो, इसलिए कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं आज हम दोनों के लिए कॉफ़ी बनाऊंगा। साथ ही मुझे नहीं पता कि मैं अब कब तुम्हारे साथ रहूँगा, इसलिए साथ में बैठकर कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। अस्वी न्याल की बात मानकर अपने कमरे में चली गई। न्याल ने उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी लेकर अस्वी के कमरे में आ गया। तब तक अस्वी ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे और नाइट ड्रेस पहनकर फ्रेश हो गई थी। न्याल के कमरे में आते ही दोनों बालकनी में जाकर बैठ गए। न्याल ने कॉफ़ी मग अस्वी को दिया और दूसरा अपने हाथ में लिया। मौसम बहुत ठंडा था। अस्वी अपने ही ख्यालों में खोकर कॉफ़ी पीने लगी और कॉफ़ी पीते पीते उसने आसमान की तरफ देखा। अस्वी को कॉफ़ी पीते देख न्याल को एक और झटका लगा, क्योंकि वह जानता था कि अस्वी हमेशा अपना व्रत अगली सुबह सूर्योदय के बाद ही तोड़ती थी, लेकिन वह आज कॉफ़ी पी रही थी। इसका मतलब है कि उसने अपनी व्रत तोड़ दी है। न्याल ने अस्वी से पूछा, इससे तुम्हारी व्रत टूट गई? अस्वी ने अपने आप मस्ती में वो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान ना दे रही थी। लेकिन क्यों? तुम तो हर साल अपना उपवास अगली सुबह सूर्योदय के बाद ही तोड़ती थी, तो फिर आज क्यों उन्हें तोड़ दिया? अस्वी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जिस पल में वो अध्यांश के साथ थी, उन्हीं लम्हों को सोचते सोचते उसे पता न चला कि उसने क्या जवाब दिया।
उनका मतलब कौन है? न्याल ने इस पर थोड़ा जोर से पूछा। न्याल की ऊंची आवाज़ सुनकर अस्वी जैसे ही अपने विचारों से बाहर आई, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या जवाब दिया है। उसका मतलब है टेस्टी खाना। तुम जानते हो ना कि जब मेरे सामने टेस्टी खाना होता है तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती। अस्वी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन उसके मन में जो आया वो बोल दिया। न्याल को अस्वी की बात पर यकीन न हुआ, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि वह इस बारे में तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अस्वी खुद न चाहे, क्योंकि अस्वी को उसकी प्राइवेट लाइफ में किसी का दखल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अस्वी ने बड़ी मुश्किल से न्याल और उसके मम्मी पापा को अध्यांश के साथ अपनी शादी की सिचुएशन और शादी के बाद उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में बताया था। यहाँ तक कि अध्यांश का नाम भी नहीं बताया था। न्याल ने यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि उसे अस्वी से कुछ पता नहीं चलेगा। उसने अपने मन में ठाना कि वह खुद सारी चीज़ों के बारे में जांच करेगा और फिर चुपचाप अपनी कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी कॉफ़ी ख़त्म हो गई, उसने अस्वी की तरफ देखा और उसकी कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई है। तो न्याल ने उसका मग लिया और उससे कहा, अभी सो जाओ, तुम्हें कल जाना होगा। तो उसे अस्वी ने वापस बैठा दिया और बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो न्याल बोला, बोलो। मैं बेंगलोर नहीं जाना चाहती, प्लीज़ मुझे मेरी जगह किसी और को भेज दो। लेकिन क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुम जानते हो ना कि मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है और मैं वहाँ बेंगलोर में अकेले रहूँगी। प्लीज़ समझो। तुम अकेले कहाँ रहने वाली हो? निवांशी वहाँ बेंगलोर में रहती है, तुम उसके साथ रहोगी। न्याल ने अस्वी को प्यार से समझाया। अब बहस करने का कोई मतलब नहीं है। न्याल ने जो फैसला किया है वह उससे पीछे नहीं हटेगा। यह सोचकर अस्वी ने और कुछ नहीं कहा और बस अपनी गर्दन हिला दी। अच्छा, अब इसके बारे में सोचना बंद करो और अंदर जाकर सो जाओ। गुड नाइट। इतना कहकर न्याल उठा और अस्वी का भी हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया। तुम सो जाओ, मुझे अभी सामान पैक करना है। तो मैं पैक कर लूँगी, अस्वी ने कमरे में जाते हुए कहा। अभी इतनी रात को पैकिंग करोगी? बिल्कुल नहीं, सुबह पैकिंग कर लेना, चुपचाप सो जाओ। न्याल ने अस्वी के साथ कमरे में अंदर आते हुए कहा। तुम सो जाओ, मैं अपना काम खत्म करके सो जाऊंगी। गुड नाइट। अस्वी ने न्याल को उसके कमरे से बाहर धकेलते हुए कहा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में वापस आकर अस्वी ने अपनी पैकिंग की और सब कुछ करने के बाद बिस्तर पर लेट गई। लेकिन दिन में बहुत अधिक सोने के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आई, लेकिन पढ़ाई का ख्याल ज़रूर आया। अस्वी पढ़ाई के ख्यालों में ही सो गई। आप लोग रोज़ रोज़ कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आप लोग इस कहानी से जुड़े हुए हो और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। और आप लोग एक और काम कीजिएगा, कहानी को ज़रा शेयर कर लीजिएगा ताकि ये कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये कहानी बहुत ही पॉजिटिव है, जैसा आप लोग चाहते हो बिल्कुल वैसा ही है। अभी तो चल रही है वैसी, आगे देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है।